हेलो एवरीवन। मैं हूँ सी ए चंचल और मैं यशस्वी एकेडमी की एक फैकल्टी हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स एंड स्टैट्स, जो कि आपके पेपर थर्ड का पार्ट है। और अपने बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँ तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है लाउरिया स्कूल से। और फिर उसके बाद मैंने टीचिंग तो उसके बाद ही स्टार्ट कर दी थी। फाइनेंशियली फैमिली थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से टीचिंग मुझे उसी वक्त स्टार्ट करनी पड़ी। तो 11th 12th का मैथ तो मैं तब से ही पढ़ाती थी, बट फाउंडेशन का मैथ मैंने अभी कुछ रिसेंटली ईयर्स में ही स्टार्ट किया है। और अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, काफ़ी ख़राब सिचुएशन चल रही है, सबको घर पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है ना। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है सबको, हमें भी प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ाने में, क्योंकि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता। राइट, आप मुझे इतना अच्छे से नहीं जान पाओगे जितना फेस टू फेस जानते हैं। और शायद मेरे फेस से आप पता नहीं मतलब कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, राइट। जितना मुझे आप फेस टू फेस पता कर पाते उतना इतने दूर लोकेशन पर नहीं हो सकता, बट स्टिल हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए और हम आपको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेगा, थोड़े सा हम कोऑपरेट करेंगे और हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। राइट। आप सब थोड़ा बहुत डरे हुए होंगे, है ना, सी ए एग्ज़ाम्स। बट डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है। बस हमारे साथ चलिएगा, जो हम करवाते हैं कहते हैं बस वो करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जितना कहते हैं बस उसी पे रहिए। हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है, दैट्स इट, देन यू विल बी द विनर। राइट, रैंकर भी तो बनना है, तो नॉट एन इशू। ओके। और अगर मैं अपने बारे में और कुछ बताऊँ तो मेरे अभी अभी सी के एग्ज़ाम फाइनल क्लियर हुआ है मई 19 में। और यशस्वी में मैंने जब से पढ़ा रही हूँ, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छी अकेडमी है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी चॉइस की है। और देखिए अब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे देखिए मैथ जो पेपर थर्ड है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं हमारे। एक है मैथ्स, जिसमें से आता है 40 मार्क्स का। सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स अटेन करता है ये। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स का आता है इसमें से। अब अगर हम देखें एक बार ओवरव्यू सिलेबस का, मैथ्स में से 40 मार्क्स का आता है। आप सबने सुना तो होगा ही, कईयों के पास मैथ्स होगा ट्वेल्थ में, कईयों के पास नहीं था, राइट। बट आप सबने सुना तो होगा कि ट्वेल्थ का मैथ काफ़ी मुश्किल है ना। सब बोलते हैं इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन, काफ़ी मुश्किल, प्रोबेबिलिटी। बट जो फाउंडेशन है उसमें काफ़ी एवरेज लेवल का है, नॉट दैट मच टफ लेवल। और ऊपर से एमसीक्यू आते हैं, उसमें तो हमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी होती थी, यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। आपको इतना कैलकुलेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको फॉर्मूलाज हर एक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, राइट। और मुद्दा आता है, जैसे देखिए जिन्होंने ट्वेल्थ में अच्छी मेहनत की होगी उनके 90 तक आ गए होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होगी उन्होंने 100 तक स्कोर किए होंगे, राइट। उनको उम्मीद होगी कि उनके 100 तक आ भी जाएंगे इजीली। बट यहाँ अगर आप वो अपना 90% वाला भी दोगे ना और टीचर के साथ स्टिक रहोगे, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो इजीली। इसके अंदर आप 80 से अबव मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि देखिए सिलेबस काफ़ी इजी है। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें सिर्फ रीजनिंग की बातें हैं, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल इजी है, जैसे डायरेक्शंस की बात हो गई, तो ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी। और नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स, इसमें से आता है 40 मार्क्स का। ये हमारा कई बच्चों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और कईयों के पास जिनके पास मैथ्स होगा उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इजी टॉपिक है। ओके, और इसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कवर्ड है, देखिए मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया है, बाकियों के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक साथ अगर आप इतने सारा चैप्टर देखोगे आप थोड़ा सा हो सकता है कि दिल धड़कने लग जाए, शिट इतना सारा सिलेबस। तो जस्ट हम सिर्फ एक पोर्शन के बारे में देखते हैं जो अभी हम करेंगे, पहले हम ध्यान देंगे सिर्फ स्टैट्स पर। तो इन दोनों की बातें हम बाद में करेंगे। और देखिए बहुत इजी है, सो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्टैट्स में 40 मार्क्स का आता है और चैप्टर्स है सिर्फ 6। इजी, बिल्कुल। अगर आप हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। ये नहीं है कि कईयों को पहले से आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा,
कईयों के पास इको होगा, कईयों के पास नहीं होगा। स्टिल हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से करेंगे। आपकी हर एक डाउट्स का मैं सोल्यूशन लूँगी, चाहे कितने भी छोटे हों। डोंट फील कि मुझे शेम हो रहा है कि बाकियों को डाउट नहीं है, वो चीज़ डजेंट मैटर, सब सेम ग्राउंड से आई हैं, कोई ये बात नहीं सोचता। ओके, फील गुड। ओके, तो हम सब मिलकर हर चीज़ को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। जैसे आपको डाउट आए उसी वक्त बोलिए, वेट मत कीजिए कि पूरी क्लास ओवर होने के बाद बोलेंगे। जैसे ही आपको जिस पॉइंट पर डाउट आए उसी वक्त बोलिए, वरना पूरी क्लास वेस्टेज वाली बात हो जाती है ना, वरना वो डाउट आपको एंड तक लेकर जाएगा। तो डाउट जिस वक्त आए कभी भी हेजिटेट मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। अब इसके अंदर क्या है, जब डाटा को डिस्क्राइब किया हुआ है कि डाटा कितने तरह का होता है, डाटा को किस किस वे में प्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे ग्राफिकल मैनर हो गया, और इसके कई सारे डायग्राम्स हो गए, डाटा को लिखते कैसे हैं, टैबुलर फॉर्म वगैरह, तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर इजी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, मीन मीडियन एंड मोड। काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको नाम से लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने ये 10th तक या फिर 11th 12th में कई बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैथ्स में भी था ये और आपके स्टैट्स में भी था, मतलब इकोनॉमिक्स में, राइट। तो सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टिल डेविएशन, इस टाइप से कई सारे डेविएशंस आते हैं इसके अंदर। काफ़ी इजी टॉपिक्स है क्योंकि ये चीज़ें देखिए आपने 12th में ऑलरेडी सबने की हुई है, बहुत इजी चीज़ें हैं, बस आपको हर रोज साथ के साथ करनी है, कुछ भी नहीं है। आप सिलेबस को हमेशा एक ही चीज़ माइंड में रखिए जब भी आप कर रही हो, ये मेरे आगे कुछ नहीं है, यू कैन डू इट। प्रोबेबिलिटी जो हमारी 12th में थी वो भी बहुत हाई लेवल की है, उससे भी आप कह सकते हो 60-70% है, काफ़ी इजी लेवल है। अब थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है, बस ये इजी वे में शो किया हुआ है। इसके यहाँ पर क्या है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप से कई अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रोबेबिलिटी के ही एक टाइप को रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसमें क्या होता है, हमारे दो प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उससे शो करता है ये। और नेक्स्ट वन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, इसमें हम दो डाटा को वो करते हैं कि भाई रिलेट करते हैं, लाइक अगर मान लीजिए 10 साल पहले था प्राइस 100 रुपये, तो आज प्राइस है 110 रुपये, तो इससे पता चलता है कि 10% इंक्रीमेंट हुई है। ये चीज़ें हमें इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज में पता चलती हैं। तो देखिए काफ़ी नॉर्मल सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पेपर थर्ड जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव। और आज तक आपने सब्जेक्टिव किया है ना, एक एक चीज़ को हम डिटेल में लिखते थे, तो ये काफ़ी इजी बनाता है, आपको कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से करनी आती है, बस हमें लास्ट का वर्ड उनको आंसर देना है, और हम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे तो उससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो हमें स्टैट्स के अंदर सबसे पहले हमें यही सब्जेक्ट करना है, यही टॉपिक करना है, तो हम सिर्फ इसी पर ध्यान देते हैं। देखिए, और इसके अंदर अगर मैं मार्किंग की बात करूँ, 40 मार्क्स को अगर मैं डिवाइड करूँ तो किसकी कितनी वेटेज है, ये देखिए फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से 18 to 20 मार्क्स का आता है। देखिए 18 to 20 काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गए, तो देखिए कितना कवरेज हो गई, 40 to 50% तो सिर्फ इसी चैप्टर, इन्हीं 2 चैप्टर की हो गई, और जो कि काफ़ी इजी है, तो आप काफ़ी अच्छे रैंक ला सकते हो। ऐसे देखिए प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में से कंबाइंड 10 से 12 मार्क्स का आ जाता है, मतलब 25 to 30% कवरेज होती है इसकी। और नेक्स्ट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से 4 to 6 मार्क्स का आता है, मतलब 10 to 15% कवरेज होती है। और इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज में से 4 to 6 मार्क्स का, मतलब कवरेज हमारी 10% to 15% रहती है। और अगर मैं इसके बारे में, सिलेबस के बारे में एक और बात बताऊँ आपको, देखिए मैथ्स में से थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं दिए जाते, ऑलमोस्ट 99% हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग है तो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में दोनों चीज़ें होती हैं, थ्योरी भी आती है, तो इसमें थ्योरी पे काफ़ी फोकस करने वाली बात है, और प्रैक्टिकल भी आता है। अगर आप थ्योरी पे फोकस करोगे ना, प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
सो हम इसमें हर एक पोर्शन पर ध्यान देंगे, ठीक है। और काफ़ी इजी सिलेबस है, माइंड में हर वक्त में यही चीज़ रखिएगा, इजी है, इजी है और इजी है। मैं हर रोज़ का काम हर रोज़ करूँगा, करूँगी, एंड मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। हम कर पाएंगे। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। आराम से करेंगे, माइंड पे प्रेशर मत डालिए, और अपनी लाइफ की स्टार्टिंग एक अच्छे वे में कीजिए। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि उसका मतलब क्या है। चैप्टर के नाम का भी एक मतलब होता है। चैप्टर को नाम देते वक्त पहले कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है ना, कि एक ऐसा नाम जो पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट करे, राइट। जैसे आपका नाम वैसे रखना तो ऐसे चाहिए जैसे आपका नेचर रिप्रेजेंट करे। जैसे मेरा नाम चंचल है, बताओ, बट जैसे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं चंचल में हूँ ही नहीं, तो ऐसे ही। बट चैप्टर का नाम वो सोच समझ के रखते हैं, चैप्टर पहले बना चुके होते हैं, राइट। चैप्टर का नाम रखा जाता है चैप्टर के कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले हमें समझना चाहिए चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, हम पूरे चैप्टर में क्या समझने वाले हैं। तो देखिए, हम समझते हैं पूरे चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, और पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या समझना है। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है ना, सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का नाम था सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इसलिए दो पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी एक पार्ट है, डिस्पर्जन सेकंड पार्ट है। फिलहाल हम समझ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1। तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1 को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इसका मतलब क्या है और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो मतलब क्या है, जैसे इसका नाम भी बताता है हमें सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या हुआ, एक ऐसी वैल्यू जिसके अराउंड सारी वैल्यूज मूव करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप खुद देखिए, आप खुद का एग्जाम्पल बहुत अच्छा ले सकते हो। आप कई कई बच्चे ऐसे स्कूल में से होंगे जिनके टेस्ट होते होंगे मंथली, राइट। 12th में हुए होंगे, 11th में हुए होंगे। और मंथली टेस्ट में क्या होता है, मंथली टेस्ट में क्या होता है, पहला टेस्ट जब हुआ, आपके मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले टेस्ट में आए 80, ठीक है, या फिर हो सकता है 20 आ जाए। सेकंड टेस्ट में क्या आएंगे, हो सकता है एक दो नंबर कम हो जाए या मतलब ज़्यादा आ जाए। गलती होती रहती है थोड़ी बहुत, हम इंसान हैं ओवरऑल, तो थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे होते हैं। बट क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा उसके 15 आ जाए, 10 आ जाए? ऐसा तो ऑर्डनरी केस में होता है, अनऑर्डनरी केस में होता है कि बंदे को प्रॉब्लम हो गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू के अराउंड सारी वैल्यूज मूव करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात की एक स्टूडेंट के मार्क्स की, अगर आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए ना, आप सोचिए आपके पहले मंथली टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे। अगर मान लीजिए 15 आए थे, तो उसमें तीन चार, दो तीन नंबर ही ऊपर या नीचे हुए होंगे। 15 में दो नंबर नीचे, दो नंबर ऊपर, तो 15 के अराउंड ही मूव किया पूरा डाटा। इसे बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, इसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, कि एक तरीके से सबकी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है कि सब उसके अराउंड ही मूव करते हैं। ये सबका बिहेवियर होता है, ऑटोमेटिक होता है कि आप उस वैल्यू के अराउंड ही मूव करोगे, राइट। यही होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सो सिंपल, बिल्कुल इजीली समझते हैं। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड। क्लस्टर थोड़ा सा मुश्किल अजीब लग रहा है ना, वो मुश्किल सा वर्ड इग्नोर। क्लस्टर मतलब मूव करना, कि भाई एक गिवन सेट ऑफ डाटा, जैसे आपके मार्क्स, ठीक है, जो भी आपके मंथली टेस्ट हुए उनके मार्क्स एक सिंगल वैल्यू के अराउंड मूव करते हैं। देखिए, एक सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू के अराउंड ही मूव करते हैं। जैसे मैंने 15 ले लिया, 15 के अराउंड ही मूव करेंगे, ये हमारी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए, ये तो हो गई सेंट्रल टेंडेंसी की बात। ये जो सेंट्रल और मिडल वैल्यू होती है ना, लाइक वो 15 मार्क्स, ये हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा मेन पॉइंट है जिसके अराउंड सारी वैल्यू मूव कर रही है। तो एक तरीके से ये वैल्यू पूरे डाटा का क्या हुई, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, पूरे डाटा का क्या हुई, रिप्रेजेंटेटिव। तो उसे बोलते हैं हम क्या, देखिए उसे हम क्या बोलते हैं,
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए इससे बोलते हैं मेजर। ये होता है हमारा क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो ये सेंट्रल और मिडल वैल्यू होती है। तो ये सेंट्रल वैल्यू मतलब मेजर निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं, क्योंकि आप वही आपका खुद का एग्जाम्पल लीजिए, कहीं और दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके मंथली एग्जाम में लेती हूँ, आपके मार्क्स जितने भी हाई उन सब का एवरेज करते हैं, नॉर्मली यही करते हो आप। क्या करोगे, 12 महीनों में जितने भी हुए, 12 महीने तो नहीं होंगे, एग्जाम्स भी होते हैं, बट 9-10 महीने, उन सब का एवरेज करने से क्या आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है कि भाई इसके अराउंड मेरी हर बार मार्क्स रहे हैं, राइट। तो अर्थमेटिक मीन सबसे अच्छी चीज होती, मतलब अच्छा वे माना जाता है किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेटिव निकालने का। बट डाटा जो होता है सिर्फ मार्क्स थोड़ी होता है, डाटा तो अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या हुआ, एक मिड वैल्यू। लाइक आपके 10 एग्जाम से, देखिए 10 एग्जाम से, राइट। तो जो भी हमारी मिड वैल्यू होती है ना, मिड वैल्यू होती है वो हमारे क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे डाटा का, वो होता है हमारा मीडियन मेथड। नेक्स्ट मोड। मोड में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंट हुआ है, मान लीजिए आपके 14, 15, 16 ये 3 नंबर बार बार आए हैं, 3 मार्क्स आए हैं, और 15 आया है सबसे ज्यादा बार, इसका मतलब 15 आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है ट्रूली। मतलब आप देखिए आप कितने ला सकते हो, कोई भी बंदा अगर आपका स्टेटस देखे तो 15, राइट। तो उस केस में आपका मोड क्या होता है, हमेशा मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू, जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है हमारा। ओके, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इजी चीजें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन भी हमारा इंडाइसिस वगैरह में यूज किया जाता है। ये चीजें हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे हम हर एक चीजें अच्छे से डिटेल में। अब हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी क्या होता है, एक एपी का सम होता है, रेसिप्रोकल का सम। ये चीज भी क्या होती है, स्पीड वगैरह उन केसेस में यूज की जाती है। इन चीजों को भी हम डिटेल में, एक एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे हम, धीरे धीरे, स्पीडली नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम साथ चलेंगे, सबका विकास होगा। ओके, सो यहाँ तक ओके है। अब हम समझते हैं अर्थमेटिक मीन को डिटेल में, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो अर्थमेटिक मीन जब क्लियर हो जाएगा तब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। पहले हम अर्थमेटिक मीन को डिटेल में अच्छे से एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। अर्थमेटिक मीन, अब देखिए अर्थमेटिक मीन को अगर हम समझते हैं, अर्थमेटिक मीन होता क्या है, हमारा एवरेज, राइट। हम जस्ट क्या करते हैं, जो भी हमें डाटा गिवन है उन सब का एवरेज करते हैं। एवरेज कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, आपके जो मैंने मंथली मार्क्स की बात की थी, 10 मंथ्स में जो आपके एग्जाम्स आए हैं, हम जस्ट क्या करेंगे, देखिए एवरेज आप कैसे निकालोगे, जितने भी 10 मंथ्स में एग्जाम आए हैं उन सब का ऐड करोगे, और अपॉन में क्या करोगे, जितने मंथ्स हैं मतलब 10 मंथ्स, 10 से डिवाइड करोगे। सिंपल, राइट। ये कैलकुलेशन तो हम करते आ रहे हैं हमेशा से, तो यही चीज़ है। देखिए अर्थमेटिक मीन को हम एक तरीके से हमारा एवरेज भी बोलते हैं, जो कि कॉमनली हम वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, या फिर इसे मीन भी कहते हैं। तो देखिए ये कैसे निकाला जाता है और इसका सिंबल क्या होता है, आपको हर एक चीज़ का सिंबल पता होना चाहिए। हमेशा मीन का सिंबल क्या होता है, एक्स बार, ध्यान रखिएगा। मीन का सिंबल क्या होता है, एक्स के ऊपर बार, ये हमारा क्या होता है, मीन का सिंबल, एवरेज का सिंबल। और मीन, देखिए मीन की डेफिनेशन क्या है, वही सेम चीज जो हमें पता है बस। देखो, एम में बी डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जैसे आपने देखिए ऑब्जर्वेशन वर्ड को हटाइए, यहाँ पर मार्क्स लिखिए एक बार, सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स। कितने मार्क्स हैं टोटल, 10 मार्क्स हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे सभी मार्क्स के टोटल को, सिंपल, ठीक है। तो देखिए अब इंडिविजुअल सीरीज, एक्चुअली पता है क्या होता है, हमारा डाटा कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने जो एग्जाम्स दिए हैं, राइट, सेम एग्जाम्पल कैरी करते हैं हम, जो 10 आपने टेस्ट दिए हैं, हो सकता है उनमें किसी टेस्ट में आपका सेम रिजल्ट आए, मतलब सेम मार्क्स आए, राइट। तो उस केस में अगर मान लीजिए आपके 15 मार्क्स आए हैं 4 टाइम्स, 13 मार्क्स आए हैं 3 टाइम्स, तो क्या आप 15 को 4 टाइम्स लिखोगे, 13 को 3 टाइम्स लिखोगे, नहीं।
तो डाटा को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं हाइट की बात करूँ, हर हाइट के बच्चे होते हैं, पूरे स्कूल की बात करूँ तो मैं हर हाइट के बच्चे होते हैं, देखो बहुत सारी हाइट लिखने बैठूंगी मैं, टेबल पूरा पेज क्या बहुत सारे पेजेस लग जाएंगे। तो हमें तो छोटी सी टेबल चाहिए होती है, मैक्सिमम 10 लाइन्स। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उन्हें इंटरवल में दिखाते हैं। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम धीरे धीरे चलेंगे। हम सबसे पहले सबसे छोटे वाला तरीका समझेंगे, जो पहला तरीका है। जैसे अगर आपके 10 मार्क्स आते हैं और हम assume करते हैं सब में अलग अलग नंबर आएंगे, आपके जो 10 मार्क्स हैं कोई भी रिपीटेड नहीं है, अगर रिपीटेड है भी तो एक या दो, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सिंपली सभी को सिंपल वे में ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो यही है हमारा फर्स्ट वे। इसे कहते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज, मतलब हम हर एक मार्क्स को अकेले अकेले लिखेंगे। देखो आप क्या कर रहे हो, जितने भी मार्क्स आए आप उन्हें एक एक करके लिख रहे हो, राइट। ये हमारी क्या होगी, इंडिविजुअल सीरीज। एक एक करके हर एक मार्क्स को लिखते हैं हम, ठीक है। बाकी सीरीज में हम समझेंगे धीरे धीरे, अभी फिलहाल आज के लिए हम इंडिविजुअल सीरीज समझेंगे। तो देखिए जैसे हमें 9 वर्कर्स की वेजेस दिए हुए हैं, इस केस में देखिए 9 वर्कर्स की वेजेस क्या क्या दिए हुए हैं, 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 54 एंड 75। मुझे इन सब को रिप्रेजेंट करते हुए एक सिंगल वैल्यू चाहिए, और वो भी अर्थमेटिक मीन का यूज करके। ये है इंडिविजुअल सीरीज। तो मीन निकालना है मुझे, देखिए मीन का सिंबल, और मीन क्या होगा, ध्यान से समझिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। देखिए आपने जो डाटा लिखा है, इसी चीज को हम क्या करते हैं, आपने अभी भी बताया मुझे, ऊपर तो ऐड होता है, एवरेज आप ऐसे निकालते हो, और नीचे क्या आता है, देखिए सभी का ऐड 84 प्लस 75 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दीज आर 9 ऑब्जर्वेशन। देखिए 9 वर्कर्स है, तो दीज आर 9 ऑब्जर्वेशन, राइट। ये तो फॉर्मूला आपने मुझे बताया, आपको आता है। बट इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल मैनर में लिखें, मतलब एक फॉर्मूला बनाकर लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा, इन सबको हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे स्मॉल एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो एक्स का सम कर रही हूँ, और ये सिंबल क्या है, इसका मतलब होता है समेशन, ये होता है सिग्मा। वही पहले वाली बात, आपको हर साइन का मतलब पता होना चाहिए, और हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा, ये होता है समेशन का साइन। इसका मतलब क्या होता है, हम एक्स की जितनी भी टर्म्स हैं उनको सम कर रहे हैं। और आई का मतलब होता है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये x1 है, फर्स्ट है, ये सेकंड x2 मतलब x2, ये x3, x4, x5, x6, x7, x8 एंड x9। तो ये आई हमारा पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और सिग्मा का मतलब होता है सम करना है इन सभी का, और अपोन में आ जाएगा टोटल नंबर, मतलब स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, देखिए इन सब का सम करके देखिए, इन सब का सम हमारे पास क्या आ रहा है, बताइए, ऐड कीजिए इन सब का, इन सब का ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 562। ये 562 अपॉन 9, राइट। और 562 अपॉन 9 हमारा कितना बनेगा, जल्दी से कैसे कैलकुलेट कीजिए, ये हमारा बन रहा है 62.44। ये हमारा क्या आ गया, मीन वेजेस। और वेजेस मतलब अमाउंट, तो अमाउंट को आप रुपीज में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हर चीज का प्रेजेंटेशन मैटर करता है, क्योंकि हम सीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सीएस के पर्पज से ये लेक्चर्स लगा रहे हैं, तो उन्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर आप हर एक चीज को यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो डाटा को प्रेजेंट करता है, ओके। अब देखिए इसके हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए इंडिविजुअल सीरीज के अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल समझे हम ध्यान से, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है फाइंड सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, अब ये कैसे निकलेगा, है ना, फाइंड सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अब ये सम कहाँ से आ गया बीच में, है ना, कोई ना, देखिए एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है,
चलो देखिए, अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए 10 नेचुरल नंबर्स का मुझे मीन निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए 10 नेचुरल नंबर मतलब फॉर्मूला क्या था हमारा, ऊपर क्या आएगा, सभी टर्म्स का सम। देखिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन, सभी टर्म्स का सम होगा। अपॉन में n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और i का मतलब होता है पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। तो देखो ये x1, x2, x3, x4, राइट। सिमिलर तरीके से ये सारे हमारे ऐड हो जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 10, राइट। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और ऐड करके अपॉन में 10 कर देते हैं। तो अब देखिए, अब इनका ऐड करिए, कैसे पे ऐड करोगे? अब इसका ऐड कीजिए जल्दी से। ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास 55। यस, आप लोग बिल्कुल सही है, 55। तो ये देखिए 55/10 क्या हो गया? 5.5, ठीक है। तो अब देखिए 5.5 थोड़ा सा लेंदी वे नहीं हो गया? क्वेश्चन काफी करना पड़ गया ना। वहाँ पे एग्जाम में आप इतना थोड़े करने बैठोगे, एग्जाम काफी लेंदी होता है, थोड़ा सा मैथ का लेंदी माना जाता है। बट हम शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, उसके बाद आपके पास बल्कि टाइम बचेगा करने के बाद। तो इस केस में जब भी आपको सम करना हो और डिफरेंस सेम हो, देखिए डिफरेंस सेम हो मतलब डिफरेंस सेम वाली सीरीज को हम बोलते हैं हमारी एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने ये नाम सुना होगा, आपको ये 10th क्लास में था ये सिलेबस, राइट। और कई जिन्होंने 11th में मैथ्स ली होगी उनके पास भी होगा ये सिलेबस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी आपकी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बने, देखिए जब भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है? जब डिफरेंस क्या होता है? सेम। उस केस में मीन निकालने का, एवरेज निकालने का शॉर्टकट होता है हमारे पास क्या? देखिए मीन निकालने का हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कीजिए अपॉन में 2। देखिए इसी पर अप्लाई करती हूँ मैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 क्या आ गया? 5.5, सेम आंसर। और ये ज़्यादा लेंथी हो गया था, तो ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, मतलब डिफरेंस क्या हो? सेम। तो ये आप शॉर्टकट कट यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर मान लीजिए आपको बोला होगा क्वेश्चन में 10 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है एंड मल्टीपल ऑफ, विच इज मल्टीपल ऑफ टू। टू के मल्टीपल ले लेते हैं तो देखिए 10 नेचुरल नंबर, टू के मल्टीपल तो देखिए फर्स्ट 2, 4, 6, 8, कहाँ तक जाएंगे? 20, 10 हो गए, राइट। अब मीन कैसे निकलेगा? देखिए लेंथी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक्स का मीन क्या होगा? इन दोनों सीरीज, देखिए लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का ऐड अपॉन में 2, ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? हमारा मीन, एवरेज। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया इस केस में एवरेज निकालने का। ओके, बट जिनके पास सी, जो बच्चे CS कर रहे हैं वो शॉर्टकट यूज मत कीजिएगा। आपको प्रॉपर पूरे लंबे मेथड से करना है, लंबे प्रोसीजर से, प्रॉपर फॉर्मूला शो करके। ओके, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, आप वो क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा। और कहीं पर भी डाउट हो आप उसी वक्त मुझसे ले सकते हैं, आई एम अवेलेबल 24/7 टाइम्स। ओके, बट बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, हम मिलकर कर सकते हैं। चलो अभी के लिए बाय बाय, आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। चलो बाय।